हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी मैं आपको डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग अपने हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। क्या है हमारा हिंदी का पहला प्रश्न? क्या है? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक जो अनुच्छेद दिया गया, इसको पढ़ करके हमें इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जो 3 प्रश्न हैं उसके आंसर देते हैं। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? उपरोक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आज का सेकंड प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 2 क्या हो जाएगा? क्या है? व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। इस वाक्य में आसन्न का अर्थ क्या है? जो आसन्न शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा साथियों इसका अर्थ? क्या? यथाशीघ्र। आसन्न का अर्थ क्या होता है? यथाशीघ्र। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 3 क्या हो जाएगा? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि ऐसा हुआ तो दुनिया को क्या होते देर न लगेगी। देखो मतलब कि जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके अनुसार ऐसा हुआ, मतलब जैसा कि वैज्ञानिक दुनिया बोल रही है तो दुनिया को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। क्या होने में देर नहीं लगेगी? तो क्या? दुनिया को तबाह होने में देर नहीं लगेगी, मतलब कि दुनिया नष्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 4 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा? विद्यालय। विद्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय किसका है आप मुझे बताइए। तो किसका? ये स्वर संधि का है। किसका? ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्या है? 21 किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ? महेश रुग्ण हो गया, इसमें नहीं हुआ है। मोर नाच रहा है, नहीं हुआ है। राम ने रावण को मारा, इसमें भी नहीं। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें हो जाएगा। ममता ने क्या किया? कुत्ते को रोटी खिलाई। अगला क्या है? 22 कुमार नारायण का संबंध किस पुस्तक से, किस सप्तक से है? अच्छा, जो कुमार नारायण जी हैं इनका संबंध किस सप्तक से है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, तीसरे सप्तक। अच्छा, ये सप्तक क्या है? तो क्या? जो तार सप्तक, आपने तार सप्तक सुना होगा, जो तार सप्तक रचना है उसमें कुमार नारायण जी का संबंध तीसरे सप्तक से है। अब इसका हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 23 क्या हो जाएगा? साथियों आप देख रहे हैं कि आपको मैं कितने अच्छे लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। तो साथियों वीडियो को शेयर तो जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वह लोग भी डेली प्रैक्टिस कर सकें। अगला क्या है? 23 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो बताइए कितने होते हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन से? यौगिक, रूढ़ और कौन से होते हैं? यौगिक, रूढ़। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्या है? 24 व्याकरण की दृष्टि से चरित्र शब्द क्या है? चरित्र क्या है? क्रिया है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है? तो 24 का आंसर क्या रहेगा साथियों? बी। क्या? चरित्र एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्या है? 25 अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं? अच्छा, अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये इन्हें किस लिंग में गिना जाता है? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग? तो किस में आते हैं साथियों? ये पुल्लिंग में आते हैं। जो अपवाद हैं उन्हें छोड़ दें, जैसे कि ई और ऋर, ये अपवाद हैं और इन्हें छोड़कर जो हैं सभी पुल्लिंग में आते हैं। अब इसके बाद क्या हमारा 26 क्या हो जाएगा? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो कौन सी है? उत्तम अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उत्तम अवस्था। अगला क्या है? 27 किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? 27 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी, दर्शन।
ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। 28 क्या है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो 28 का क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप भला तो भगभला, सॉरी, आप भला तो जग भला में बताइए कौन सा क्या होगा, कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, आप शब्द, जो आप शब्द से अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, चलिए 29 का क्या हो जाएगा साथियों, 29 का हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग शब्द वाला रूप है। स्त्रीलिंग शब्द वाला रूप, तुम्हारे ठीक न होने की मुझे बहुत देरी से मिली, क्या खबर, खबर होगा, क्या होगा, खबर। ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारे ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 30, मेरे घर से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से, क्या, घर से में कारक की पहचान कीजिए। घर से, अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो क्या जाएगा, अपादान, क्योंकि घर से अलग हो रहे हैं। अपादान कारक में जो जहां होता है वहां अलगाव का अर्थ स्पष्ट करता है, अपादान कारक। अच्छा, अगला क्या हमारा 31, क्रिया के किस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि अभी चल रहा है, वह कहलाता है? बताइए, मतलब ऐसा क्रिया का कौन सा रूप है जिसमें ये पता, मतलब ये होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है? तो इसमें क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि अभी काम चल रहा है, ना समाप्त हुआ है ना कुछ। अब इसका अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं किस रूप में मानी जाती हैं? रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं बताइए, तो क्या अनुभाव के रूप में मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 33, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए इनमें कौन सा शुश्रूषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग जो ये भी है ना, शुद्ध वर्तनी भी देखते चले, पता चले आप देखो एक नंबर वो, सॉरी, क्या फायदा आपका एक प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है, तो ये भी देखते हुए चलेंगे। अगला क्या हमारा 34, क्या हो जाएगा, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा वाक्यांश है जो एक सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए? क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए, पर्यायवाची होगा, विलोम होगा, लोकोक्ति होगा, या फिर मुहावरा? तो क्या होगा, मुहावरा। नहीं कि हम मतलब अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा, मतलब एक अलग ही चीज को के बारे में बताता है। अब इसके बाद अगला क्या हमारा 35, क्या हो जाएगा, निम्न शब्द के पर्याय के लिए 4 दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। उजड्ड, उजड्ड के लिए में एक शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या होगा, असभ्य हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। मतलब नहीं गांव में बोलते हैं कि ये बिल्कुल उजड्ड है, तो उसका असभ्य हो जाएगा। अगला क्या है 34, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, इस वाक्य का प्रकार बताइए। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, इसका यह कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, या फिर इच्छावाचक? तो 36 का क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा, क्योंकि इच्छा ही तो है, इससे डिजायर। अगला क्या है 37, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? किसका, सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो किसका हो जाएगा, बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पंजाबी, मराठी, गुजराती, या फिर सिंधी? बताइए। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या, गुजराती। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 38, क्या हो जाएगा, यह वही लड़का है उसको तुमने पीटा था, इस वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? उसको तुमने पीटा था, यही गलत हो जाएगा शायद, उसको तुमने, ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत होगा, अर्थ इसका नहीं, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, ठीक है। नहीं साथियों, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहा है, नहीं, यह वही लड़का है जिसको तुमने, नहीं जिसको होगा यहाँ पर, जिसको का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर क्या है 39, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कौन सी, बनी हुई रस्सी,
सॉरी, बुनी हुई रस्सी, ये इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। अच्छा, ये है किसकी? तो किसके? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है कौन सी? बुनी हुई रस्सी। उर्वशी। अच्छा, यामा किसकी है? यामा महादेव वर्मा की है। चिदम्बरा किसकी है? और उर्वशी किसकी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 40। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब सागर सा गंभीर हृदय हो और गिर से ऊंचा जिसका मन हो, उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो क्या होगा उसमें? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। साथियों, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपने मूल विधि के क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हमारा इसका सेकंड पार्ट क्या है? मूल विधि। क्या? मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा 69A से संबंधित है। बताइए इसका संबंध किससे है? तो किससे है बताइए? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 42। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, जो फिडे एक शतरंज का जो चैंपियनशिप होता है 2025 के ओपन वर्ग के विजेता कौन बने हैं? बताइए। तो कौन बना है साथियों? प्रणब। कौन? प्रणब जी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई थी? बताइए। तो ये कहाँ हुई थी साथियों? ये कहाँ हुई थी? पेट्रोबैक में। कहाँ? पेट्रोबैक में हुई थी। चलिए इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 43। एटीएमएस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। बताइए किससे संबंधित है? मतलब कौन सा कथन सही है? तो क्या है बताइए? यह घटनाओं की शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायक होती है। ठीक है, सहायता करता है हमारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे परीक्षा में। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो फिर लोग गलत करके चले जाते हैं। अगला क्या है? 44। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन मतलब दोबारा उसी जगह पर रहने आना और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में ग्रामीण क्षेत्र में देश और शहरी क्षेत्रों में मुआवजे की दर कितनी निर्धारित की थी? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में। तो 44 का आंसर क्या जाएगा? बी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुनी, ठीक है, और 2 गुनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? 45। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस स्तर का विषय है? बताइए। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस स्तर का विषय है? बताइए। तो 45 का आंसर क्या जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। क्या? राज्य सरकार का विषय है। इस पर राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 46 क्या हो जाएगा? पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पेरिस समझौता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो क्या जाएगा साथियों? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। मतलब जो कि अभी तापमान बढ़े जा रहा है, इसको सीमित करने मतलब एक पैमाना घोषित किया जाएगा कि यहाँ से आप मतलब कि ये तापमान हमारे लिए हानिकारक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए पेरिस समझौता किया गया था। अगला क्या है? मलेरिया परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया है ये किस परजीवी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है साथियों? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 48। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। बहुत सरल प्रश्न है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। इतना सरल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ऐसे आंख मीच के चले जाओगे। तो इसका होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यही सही लग रहा है। चलिए अगला क्या है? 49 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से नेता फराजी आंदोलन से जुड़े थे? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से नेताजी हैं, मतलब कौन से ऐसा इंसान है जिसका संबंध फराजी आंदोलन से है? अच्छा, फराजी आंदोलन कब हुआ था? तो 1804 में हुआ था। कब? 1804 में हुआ था। ये प्रश्न भी हमें मिल रहा है। तो कौन थे बताइए साथियों? डी। कौन? अच्छा,
हाजी शरीयतुल्लाह ये भी थे, नौवा मियाँ और दादू मियाँ ये सभी लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 50। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14566 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ये जो आदिवासी लोग हैं ज़्यादातर इन्हीं के लिए ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो है ये दिया गया है। तो ये किस मंत्रालय ने दिया है बताइए? तो किसने दिया साथियों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसको तो आप लोग वैसे ही तुक्का लगा दे तो भी ठीक हो जाता। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 51। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, अगर आपने ये प्रश्न नहीं कर पाए तो फिर बहुत खराब बात है। ये तो अपना नई दिल्ली में ही है, नई दिल्ली भारत में है इसका मुख्यालय। अच्छा, आप ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ इसका मुख्यालय किस शहर में है? सॉरी, इसका मुख्यालय तो वहाँ है, नहीं ये गलत हो गया। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। सॉरी, 51 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? गुरुग्राम हरियाणा। और ये कब हुआ था स्थापित? 2017। कब? 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्या है 52। भारत में आयकर अधिनियम 1961 कब प्रभावी हुआ था? बताइए, इसको कब लागू किया गया था? तो कब हुआ था साथियों? 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से हुआ था प्रभावी। अगला क्या है 53। वर्ष 2024-25 में गीतानाथ नौसेडा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? कौन? गीतानाथ नौसेडा ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा साथियों? लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है ये बता दीजिए आप लोग। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? अगला क्या है 54। क्या जाएगा? कंप्यूटर डेटा के मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताइए, सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है तो क्या? योटा बाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, योटा बाइट। अच्छा चलिए, अगला क्या है 55। तुंगनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में। चमोली जिला उत्तराखंड का चमोली जिला है, इसमें स्थित है। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने अधिक आपके नंबर आने की। 56। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेशों के चिन्ह क्रमशः होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चिन्ह होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे क्या होता है ये हमें बताना है। बताइए। तो देखो, न्यूट्रॉन तो हमेशा उदासीन रहता है। कैसा? उदासीन रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है साथियों? कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो कैसा? इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक और प्रोटॉन पे धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 57। विश्व का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये किस समुद्र में स्थित है? बताइए। कहाँ? ये कोरल सागर में। कहाँ? कोरल सागर। ये कोरल सागर कहाँ पड़ता है बताइए आप मुझे। तो साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय जो यूपी का जो स्टेट म्यूजियम ये कहाँ है? ये कहाँ? ये लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 59। उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी हो जाती है। अच्छा, उन वस्तुओं मतलब ये कौन सी वस्तुएं हैं जिनके मूल्य में गिरावट आने पर उनकी मांग कम हो जाती है? बताइए। 59 का क्या हो जाएगा साथियों? गिफिन वस्तुएं। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्या? गिफिन वस्तुएं हैं। इस प्रकार की वस्तुएं अगर इनके रेट कम कर दें तो इनकी मतलब लोग बहुत कम खरीदने लगते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 60। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। तो किसकी? राउरकेला जो है ना, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, हमें ये याद रखना है। चलिए, भिलाई कहाँ है? भिलाई ये कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ है? ये दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। बोकारो कहाँ है? बोकारो तो ये कहाँ? ये झारखंड में है। चलिए, अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 61। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है? तो कौन सी साथियों? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी होती है बताइए? प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? चलिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 65। क्या 62 क्या जाएगा? भारत सरकार ने किन 3 प्रमुख आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की है? बताइए। 62 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 63 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए जिनकी बैठकें कितने दिनों तक चली। अच्छा, जो संविधान सभा का जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कितने दिन तक बैठक चली थी, तो बताइए कितने दिन तक चली थी, 165 दिन, 165। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्या है, भारतीय संविधान ने देश की स्थापना की है, किसकी स्थापना की है बताइए, तो किसकी, स्वतंत्र न्यायपालिका की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा 65 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, ये बात किसने कही थी, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी केसी हुएर ने कहा था। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 66 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो क्या दोहरी नागरिकता, जो दोहरी नागरिकता है यह संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 67, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है, बताइए किससे है साथियों, तो किससे साथियों 77 का संबंध है भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 68 का जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना था, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला क्या है हमारा 68, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, तो आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्या है हमारा 69, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, तो कौन सा, राज्य सरकार, तो 166 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 70 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की सुनिश्चित करना चाहिए, बताइए तो कौन सा 38। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको याद होंगे 38, अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं एक वीडियो आपको लाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद कराने वाला हूं। अगला क्या है 71, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, राज्य सरकार को महाधिवक्ता जो है सलाह देगा, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो किसमें कहा गया 165 में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या हमारा 72 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 किससे संबंधित है, तो बताइए भाग 9 का संबंध किससे है, तो किससे साथियों, केंद्र और राज्य सरकार के विधायी संबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, बताइए 73 का क्या हो जाएगा साथियों, तो क्या हो जाएगा 43 राइट आंसर हो जाएगा। 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बताओ, ये इस टाइप के प्रश्न बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे जो इसके आंसर दे पाएंगे, तो क्या 75 का 3 मतलब आर्टिकल 75 का सब क्लोज 3। अगला क्या है 75, क्या है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था, यह भारत के संविधान में राज्यों के डीपीएसपी सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है, किसका, जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे मतलब जिसकी सुरक्षा करना, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 48A, बताया था आपको, ये तो हो जाएगा। चलिए अगला क्या है 46 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है, राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 175। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 77, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, बताइए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन का उल्लेख किस आर्टिकल में है, बताइए तो किस में है, आर्टिकल 97। बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहा है।
अगला क्या है 78, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? तो इसका क्या हो जाएगा 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो 79 का क्या हो जाएगा आर्टिकल 177 177। अगला क्या है 80, अनुच्छेद 371 गा किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा साथियों? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा किसे मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप लोग ये बताइए कि आपको आज की क्लास में जो मैंने आपको जो 80 प्रश्न कराए हैं इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? अगर आपके 60 प्लस हैं फिर तो ठीक है, अगर आपके 60 से कम हैं तो आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप मेरी क्लास को जरूर शेयर करें क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने को मिलेगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।